अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड के मामले पर हुकूमत कितनी संजीदा है और यह बहस एक ऐसे वक्त में क्यों शुरू कर दी गई है जब मुल्क में कोरोना वायरस पर अब तक ना तो काबू पाया जा सका है और ना ही विफाक और सूबे एक मुश्तरका लाए अमल पर मुत्तफिक हो चुके हैं। यह आज का बड़ा सवाल है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात का सिलसिला तो शुरू हो चुका है कि 18वीं आईनी तरमीम और खुसूसन NFC अवार्ड पर नजरसानी होनी चाहिए, जिसकी बुनियादी वजह माली वसाइल की तकसीम और विफाक का यह गिला है कि ज्यादातर वसाइल सूबों को देने के बाद विफाक के पास फंड्स कम रह जाते हैं। लेकिन अब तक अपोजिशन से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया और ना ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर कोई हतमी फैसला हो सका है, जिसके बगैर ऐसी किसी भी तरमीम की ख्वाहिश तो की जा सकती है लेकिन वो पूरी कभी नहीं होगी। लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस वक्त यह ख्वाहिश क्यों की जा रही है और इसके पीछे मुहर्रिकात और वजूहात क्या हो सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के अरकान यह बात तो वाज़ेह कर चुके हैं कि यह मामला असल में माली वसाइल का है, लेकिन साथ ही साथ सेहत और तालीम के मामलात पर भी इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल का बैंकरप्ट है, 18वीं आईनी तरमीम खसूसन हेल्थ और तालीम जिस तरीके से सूबों को डिवॉल्व हुई है उसके ऊपर बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं। रिवर्स करने के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। दूसरी जानिब कम अज कम सिंध और पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल इस पर वाज़ेह है और उनके मुताबिक ना तो 18वीं आईनी तरमीम और ना ही NFC अवार्ड पर किसी किस्म का समझौता हो सकता है। हम अपने मौकिफ को नहीं बदलेंगे, हम 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे, हम सदाकती निज़ाम पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। बिलावल भुट्टो का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन नून लीग का मौकिफ इस हवाले से अब तक वाज़ेह नहीं। खुलकर वो अभी तक इस पर क्या मौकिफ लेंगे अभी तक सामने नहीं आया। इसकी एक वजह यह भी है कि नून लीग के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद भी माजी में NFC अवार्ड पर तकरीबन यही राय दे चुके हैं जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं। NFC अवार्ड है, इसको हमें रिविजिट करना होगा। जो करंट NFC अवार्ड है इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके। पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ इस मामले पर अब तक दो टोक अल्फाज में राय देने की बजाय फिलहाल कंफ्यूजन ही दिख रही है। उनकी जानिब भी सवालात उस पर उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म के राब्ते हुए हैं और या फिर किसी किस्म की डील की बातें जो है एक दफ़ा फिर चल रही हैं, क्योंकि नैब के ऑर्डिनेंस में भी तरमीम की खबरें हैं। आज एक मुसविदा लीक हुआ जिसमें नैब के चेयरमैन से गिरफ्तारी के इख्तियारात समेत अहम तब्दीलियां शामिल थी उस मुसविदे में, लेकिन हुकूमत की जानिब से यह मौकिफ लिया गया कि यह मुसविदा हुकूमत का है ही नहीं। फिर यह मुसविदा किसका है, किसने लीक किया? क्या नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और नून लीग जो है वो एक पेज पर हैं या नहीं? और क्या नैब के इख्तियारात में कमी NFC अवार्ड में तब्दीली के लिए रास्ता हमवार कर सकती है? जिन नाज़रीन इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि आगे चलकर हमें मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब भी ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, एक दफ़ा फिर कहीं पे ये बहस नहीं चल रही थी, लेकिन अब एक दफ़ा फिर 18वीं तरमीम NFC अवार्ड को छेड़ दिया गया है कि रिविजिट करने की ज़रूरत है एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। और आपको पता है ऐसे टॉपिक छेड़ने से मसले मसाइल भी पैदा होंगे। अब अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है एक पेज पर कोरोना को लेकर नहीं आ रही, ये क्यों ऐसा किया जाता है? या वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि 18वीं तरमीम भी रोल बैक होगी, NFC अवार्ड पर भी फिर बात होगी ही होगी और यही वक्त है इसका? मुझे आप थोड़ा गाइड करिए कि मुझे बताइएगा कि हुकूमत से किसने ये बातें कही? नहीं, हुकूमत से असद उमर साहब तवातुर से कह रहे हैं। कल से वो 2 इंटरव्यूज में उन्होंने कहा। शिबली फराज साहब तो 2 हफ्ते पहले हमारी प्रोग्राम में कह चुके हैं, बल्कि कल भी उन्होंने एक जगह पे ये बात की कि रिविजिट करने की जरूरत है 18वीं तरमीम को, बात होनी चाहिए इस पर, यही वक्त है उसका। बिल्कुल असद उमर साहब ने और शिबली फराज ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है और ये बात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी कहती हैं, जो 18वीं तरमीम का जेनेसिस है, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, उसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज नहीं है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि जो फेडरेशन से सूबों को ट्रांसफर किए गए इख्तियारात वो बिल्कुल सही हुए हैं, नंबर 1। बल्कि PTI ये कहती है कि सूबों से इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को जाने चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा में विलेज काउंसिल ला के PTI ने किया और अब हम यही अपना जो पंजाब है वहां पे भी ये करना चाह रहे हैं। लिहाजा डेवोल्यूशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम जिसके ऊपर असद उमर साहब ने भी बात की है,
शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की है, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बात कर चुके हैं, इससे पहले PMLN के जो उस वक्त के वजीर खजाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो बात भी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की खामियां हैं उनको दूर होना चाहिए। इसके अंदर जो फेडरेशन का जिस किस्म से जो इस वक्त मुश्किलात हैं फाइनेंशियल्स, उनका मुद्दा होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो प्रोविंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। ये तीनों चीजों के ऊपर जो है वो बात हुई है। कोई नई बात ऐसी नहीं की है, ना शिबली फराज साहब ने की है, ना असद उमर साहब ने की है। ठीक है, तो चौधरी साहब, ये तो फिर जो शोर मचाया जा रहा है, आपने तो बड़ा उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ना कोई ऐसा प्लान है, तो फिर साफ बिल्कुल आप खुले अल्फाज में ये कह रहे हैं कि ना तो 18वीं तरमीम को दोबारा रिविजिट करने का, क्योंकि अब परफॉर्मेंस की बात हुई, डिवोल्यूशन की बात हुई, उस पर तो डेफिनेटली, लेकिन एक फोरम उसका मौजूद है, तो फिर मीडिया में ये बातें करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है वुज़रा को? मीडिया में तो कोई बातें वुज़रा ने तो नहीं की हैं, ये तो आपने सवाल पूछे, वुज़रा ने जवाब दिए हैं। मीडिया जो है सवाल करेगा, आगे जो है वो हुकूमत में से जो लोग होंगे उनको जवाब देना होगा। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जो इस वक्त एक जो सिचुएशन है फेडरेशन की, 6,000 अरब रुपया आपकी टोटल आमदनी है, 2,000 अरब रुपया आप सूद में दे देते हैं, 1600-1700 अरब रुपया हमारा डिफेंस का बजट है, बाकी पैसे आप जो है वो प्रोविंसेस को दे देते हैं, और जो वफाकी बजट है वो मनफी 600 अरब रुपए से शुरू होता है, जिसकी वजह से एक बहरान है, मालियाती बहरान है वफाक में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर आप इस वक्त बलूचिस्तान को देखें, इस वक्त आप सिंध को देखें, पंजाब को देखें, KP की अब देखें, इतना ज्यादा पैसा सूबों में जाके सूबाई कैपिटल्स में स्टक हो गया है, ये आगे पैसा नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट की मिसाल लें, जेलम की, हम 300-350 अरब रुपया टैक्स में देते हैं, हमें मिलता वापस जो है वो 26-27 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया मिलता है। लिहाजा हमारा जो शेयर है, और यही हालात बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। बाकी सिंध में अगर आप देखें, सिंध फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा सिंध कहता है कि जी हमें आप सब्सिडी दें गैस के ऊपर, क्योंकि घोटकी सिंध में गैस प्रोड्यूस करता है। अगर वसाइल की तकसीम के ऊपर जाएं तो घोटकी को तो पैरिस होना चाहिए सिंध में, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज घोटकी सबसे बड़ा वहां पे उतना ही बेचारा जो है उसका बुरा हाल है जितना किसी और पसमानदा जिले का। सो प्रॉब्लम ये हो रहा है इस वक्त, जिसको इसी तरह से अगर आपने अभी आप मिसाल दी आपने कोविड की, जो कोरोना वायरस की, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए प्रोविंसेस में, या कई अहकामात हैं वफाक के जो फॉलो होने चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में, उसकी आइन में कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। HEC की अगर आप देखें, HEC का सूबाई HECs के साथ कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर आप 19वीं और 20वीं तरमीम देखें तो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के उनके ऊपर प्रॉब्लमेटिक है। जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार के ऊपर बड़ा संगीन जो है इस वक्त एतराजात है। इन चीजों के ऊपर बहस भी होनी चाहिए। और ये जो टाइमिंग है ना, पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। हम कहते हैं हर दफा टाइमिंग को भूल जाए, जो करने वाली चीजें हैं वो हमें फौरन करनी चाहिए और हमें उस पर एम्फेसिस करना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए, आज एक ड्राफ्ट गर्दिश में आया जो कि गवर्नमेंट ने तो उससे शहजाद अकबर साहब ने डीएसोसिएट कर लिया अपने आप को, जिसमें ये एक तजवीज़ भी सामने आई कि जनाब जो गिरफ्तारी के इख्तियार है वो चेयरमैन नैब से वापस ले लिया जाएगा। अब तो चलें वो ड्राफ्ट को तो साइड पे कर लें, वो जिसने भी फ्लोट करवाया है वो करवाया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वक्त आ चुका है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसको सारे मिल बैठ के और देखें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है, जो एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी पे, वो भी खत्म। और खुसूसन इंक्वायरी स्टेज से भी अक्सर हमने पहले देखा है कि गिरफ्तारियां की गई हैं, तो गिरफ्तारी की इख्तियार आप समझते हैं कि वापस ले लेना चाहिए चेयरमैन नैब से? देखिए, मैं दो हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। पहला बात तो यह है कि एहतसाब का जो मौजूदा निज़ाम है या उससे बड़ी मायूसी है। अपोजिशन जो है उसके अपने गिले हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारियां होती हैं, बला बला, ये जो भी है। हमारी मायूसी ये है कि जो 2+2 के केस हैं वो भी कंक्लूड नहीं हो पाए। आप आज फिर जो है वो नए वारंट जो है नवाज शरीफ साहब के जारी हुए हैं या फलाने के जारी हुए हैं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी इससे मुतमईन नहीं है, PTI के कारकुन भी इससे मुतमईन नहीं है कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। जो 2+2 के केसेस हैं वो भी क्लोजर की तरफ नहीं जा रहे। हमने इलेक्शन लड़ा था, हम इस वादे पे आए थे कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे।
अकाउंटेबिलिटी में ना हमसे जो है वो पैसे रिकवर हुए हैं। वो एक जो नवाज शरीफ जो मेन एक्यूज थे वो जाके लंदन बैठ गए हैं। उस वक्त हमने कहा था ना भेजें, लेकिन बाहर वो चले गए, गारंटी उनकी कोई नहीं, वापस वो नहीं आ रहे, ना बाकियों के केस चल रहे हैं और हम रोज एक नया केस खोल के बैठ जाते हैं, ना पिछले केस किसी साइड पे लगते हैं। यही हाल पीपल्स पार्टी वालों का है। उनका इतना बड़ा 2015 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अब तक आई और उसका अब तक पता नहीं है कि किधर है किधर नहीं है। इससे लोगों में भी मायूसी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे मायूस हुए हैं, पीटीआई का कारकुन इस पे मायूस है। तो पहला हिस्सा तो अकाउंटेबिलिटी का ये है। दूसरा हिस्से में मैं आपको बताऊं कि देखें, ये हमने निजाम नहीं बनाया हुआ, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने ये एहतसाब का निजाम बनाया। सारी अपॉइंटमेंट चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की हुई हैं। अब वो कहते हैं ये निजाम ठीक नहीं है। 3 महीने पहले पार्लियामेंट में इस पर डिबेट शुरू हुई, कमेटी बनी, हमने उसमें पीपल्स पार्टी ने एक सेनेट से अपना लॉ पास कराया हुआ था, हमने एक ऑर्डिनेंस दिया हुआ था। पीएमएलएन ने कहा जी हम दोनों को नहीं मानते, हम और पीपल्स पार्टी मिल करके एक ड्राफ्ट देंगे। मैंने राना तनवीर साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, मैं उस कमेटी में था, मैंने कहा सर बात यह है, आपने बार बार कहा है कि एहतसाब के निजाम को तब्दील करने की जरूरत है, तो आप एक लेके आए ड्राफ्ट जिसको फाइनलाइज करा लें, फिर वक्त निकल जाता है। वो पीपल्स पार्टी वाले भी इंतजार करते रह गए पीएमएलएन का, हम भी इंतजार कर रहे हैं अब तक पीएमएलएन का। तब वो कहते हैं एहतसाब का निजाम ठीक नहीं है, बदलना है, इसको करना है, मुतबादल वो दे नहीं रहे हैं। सो ये सारा जो इस वक्त मामला रुका हुआ है, वो रुका हुआ है आपके पीएमएलएन की वजह से। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आखिरी कमेंट आपसे कि आपने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को चलाया था वो सबके सामने, और जिस वक्त आपको हटाया गया बड़े ताज्जुब का इजहार किया गया उस फैसले पर, लेकिन अब कुछ लोगों में एक राय ये भी पाई जाती है कि जी इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को हटाने की जो गलती की थी उसका अजाला अब जाके उन्होंने कर दिया, जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स की हैं। आप चूंकि एक एक्सपीरियंस आपका है, बड़े अंदर से आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को जानते हैं, अब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? और 1 साल पहले जो फैसला किया गया उसके दौरान जो डैमेज हो गया, क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे जो नई जोड़ी आई है सामने? देखिए, बात ये आदिल के जो इंफॉर्मेशन हो या कोई भी और गवर्नमेंट के इदारे होना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन इदारों में सख्त नहीं है कि वो साथ दे सकें गवर्नमेंट की पॉलिसी को। पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को ये लिया जाता है कि वो हुक्मरान पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होगा, हालांकि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो स्टेट का ऑर्गन है। और उसको मिसाल के तौर पर आप देखें, 15 साल या 20 साल में आप बताइए मुझे एक किताब लिखी गई हो दुनिया में जिसमें पाकिस्तान के नैरेटिव के ऊपर वेस्ट में सपोर्ट किया होगा। तो हमारी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग क्या कर रही है? आप अरबों रुपया हम खर्च कर चुके हैं, करोड़ों रुपया हम एपीपी के ऊपर खर्च करते हैं, आप बताएं उनकी क्या परफॉर्मेंस है? सबसे पहले आके मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में भी सबसे बड़े रिफॉर्म शुरू किए, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी सबसे बड़े रिफॉर्म शुरू किए। तो मैं शिबली, आप पता ही आपको, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। कोई भी जो मिनिस्टर है वो नहीं डिलीवर कर सकता जब तक उसके साथ जो निचले इदारे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्हें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, और अगर वो मुझसे कहेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मैंने शुरू किए थे वहां पे दरमियान में 1 साल में, तो जाहिर है वो उनमें तो कैपेसिटी नहीं थी उसको करने की, वो तो नहीं हो सके, लेकिन इसको 2-3 साल आपको करने पड़ेंगे। पीटीवी बोर्ड है तो वहां पे एक माफिया बैठा हुआ है, एपीपी है उसके अंदर एक जो है इश्यूज बैठे हुए हैं, इसी तरह से जो पीआईडी है उसको एक रिफॉर्म, बड़ा रिफॉर्म, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग को रिफॉर्म की जरूरत है। ये तो जब तक आप इसको 2-2.5 साल इसको खड़ा नहीं करेंगे, तो अगर आप उस तरह की एक मिसाली डिलीवरी चाहते हैं वो बड़ी मुश्किल होती है। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि विफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, और वो बता रहे थे जिस तरह मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में उन्होंने माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, वो माफियाज़ अभी तक मौजूद हैं। अभी इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक दफ़ा फिर 18वीं आईनी तरमीम की NFC अवार्ड की बहस छिड़ चुकी है, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को कोरोना जैसे, पूरी दुनिया को, लेकिन मुल्क को खुसूसन पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, हमारी अगर ट्रैजेक्टरीज को देखा जाए अभी भी ये लग रहा है कि कोरोना केसेस में पीक तक हम नहीं पहुंचे। ऐसे में NFC अवार्ड की एक दफ़ा फिर बहस शुरू होना,
क्या मौक़िफ़ रखती है मुस्लिम लीग नून उस पर? शायद खाकान अबाई साहब रिकॉर्ड पे हैं कि सूबों के पास पैसे नहीं रह जाते। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक वाज़ेह लाइन ले ली है कि कोई इस पर समझौता नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है इस मामले पर? आदिल, शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून का गालबन सबसे पहले मौक़िफ़ आया था इसके ऊपर, और मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि 18वीं तरमीम तमाम मुल्क की सियासी जमातों ने इत्तफ़ाक़ राय से की है, और इसके ऊपर किसी किस्म का तनाज़ा खड़ा करना ये बहुत बड़ा एक बहरान पैदा करेगा ऐसे वक्त में कि जब कौम कोरोना वायरस के साथ दबर आज़मा है, और उससे ज़्यादा अहम कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना जो इकनॉमिक क्राइसिस आएगा उसके हवाले से हमें जहाँ कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हम कौम को तकसीम करने चले हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें तो ये हुकूमत का एक ख़ास अंदाज़ है कि ये अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए वक्तन फ़वक्तन इशूज़ को फेंकते हैं ताकि कौम की तवज्जो उस तरफ लग जाए, कौम कुछ और नॉन इश्यूज़ के ऊपर उलझ जाए, और इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो नाकामी है, वो ज़ेर बहस ना है। आपको पता है कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर इन्होंने बहस छेड़ दी, फिर शहबाज शरीफ साहब के जाने के ऊपर बहस छेड़ दी, फिर वो वापस आ गए तो एक और बहस छेड़ दी, अब ये 18वीं तरमीम निकाल ली है। असल बात यह है कि जो कोरोना वायरस के ऊपर इनकी नाकामी है किसी किस्म की कौमी हिकमत अमली बनाने की, और उससे पेशतर जो आटा और शुगर क्राइसिस के अंदर माफियाज बेनकाब हुए हैं, खुद अपनी हुकूमत के तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के नतीजे में उससे जो हुकूमत पे दबाव पड़ रहा था कि ये अपने लोगों के खिलाफ प्रोसीड करें, उन लोगों को जिनकी निशानदेही खुद हुकूमत के तहकीकाती इदारों ने की है कि उन्होंने 5 उंगलियां नहीं 10 की 10 उंगलियां करप्शन के अंदर डुबोई हैं और गरीब लोगों को चीनी और आटे की डज मारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो दबाव में जब हुकूमत आ रही थी तो उसने एक नया शोशा छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है उसे हल किया गया है, और इसको अगर हम किसी तौर पे छेड़ेंगे तो छोटे सूबों के अंदर एक बहुत अज़म तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। ये वफाक के लिए और कौमी यकजहती के लिए किसी भी लिहाज से मौजू नहीं है। जहाँ तक NFC का ताल्लुक है, ठीक है, तो ऐसा एक बात साहब, इसमें मेरा ज़िम्नी सवाल आपसे फिर ये बनता है, जो मैं समअप करूं आपके आंसर को, कि मुस्लिम लीग नून इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं करेगी और ना ही किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम भी आप समझते हैं अपनी जगह पर रहेगी, NFC वार्ड भी, क्योंकि एक कौमी इत्तेफाक राय से ये फैसले कर लिए गए थे। तो किसी किस्म का जो हुकूमत कह रही है कि दोबारा से इस पर मुज़ाकरात करने चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून किसी किस्म की पैचअप का या किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए नहीं तैयार मौजूदा हालात में। देखिए, इसमें जहां तक 18वीं तरमीम को रिवर्स करने का ताल्लुक है, उस पर मुस्लिम लीग नून किसी किस्म का हिस्सेदार नहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये आया है कि हम तो उसके अंदर बेहतरी चाहते हैं। भाई, आप अगर बेहतरी चाहते हैं तो आप कोई तजावीज़ पेश करें। आपकी तजवीज़ क्या है? आपने वैसे ही एक बहस छेड़ दी है जिसका मतलब है कि कौम को फिर उलझा दिया क्या किसी चीज़ के अंदर। जब तक हुकूमत की तरफ से कोई ठोस तजावीज़ नहीं आती कि वो करना क्या चाहती है, हम कैसे उस पर तबसरा कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि NFC अवार्ड मुस्तकिल नहीं होता, वो 5 साल के लिए किया जाता है, और 5 साल के बाद वफाक और सूबे मिलकर उसको नया अवार्ड देते हैं। तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बजाय इधर बात करने के, ये जो नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड की जो कमेटी है उसको बना के उसके अंदर अपनी तजावीज़ पेश करें, और सूबों के साथ इत्तफाक राय से जो भी अवार्ड होगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन मरकजी हुकूमत तनहा यकतरफा तौर पे कोई अवार्ड पास नहीं कर सकती। उसे सूबों की कॉन्करेंस के साथ ही पास करना है। इसके लिए एक आईनी इदारा है, उस इदारे के अंदर जाके ये 5 साल के लिए या तो नया बनता है या पिछले को वैलिडेट कर दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे में फिर इसका मतलब तो ये लिया जाए कि गवर्नमेंट ने अभी तक किसी किस्म का मुस्लिम लीग नून से रब्ता नहीं किया व्हेन इट कम्स टू NFC वार्ड दोबारा रिविजिट करना या 18वीं तरमीम को दोबारा रिविजिट करना, और नैब के ऑर्डिनेंस की भी बात हो रही है। तो किसी किस्म के किसी लेवल पर कोई ना कोई राब्ते आपके और हुकूमत के हैं इन दोनों अहम मामलात पर? देखिए, जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, कोई 2-3 माह पहले हुकूमत ने राब्ता किया था, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत भी उस पर कुछ संजीदा नज़र नहीं आई। हुकूमत को भी अब असल में एक किस्म की जंग है अंदरूनी जिसका सामना है।
एक तरफ हुकूमत में वजीर आजम है और उनका कैंप है जो चाहते हैं कि नैब के काले कानून को बरकरार रखा जाए ताकि वो उसे अपने सियासी मुखालफीन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर वो लोग हैं जो समझते हैं कि अब नैब का कानून हमारी बारी है, हमारे वक़्त में आएगा, तो इससे पहले कि नैब का कानून, चाहे वो आटा क्राइसिस है, चाहे वो शुगर का स्कैंडल है, चाहे वो BRT है, चाहे कोई और जो स्कैंडल है इनके ज़ेर तफ्तीश, उनमें नैब इससे पहले हम पे हाथ डाले, हम इसके जो जहर को निकाल दें, इसके दांत निकाल दें, इसको गैर मौसर कर दें ताकि हमारी बचत हो जाए। ये हुकूमत की अंदरूनी कश्मकश है कि एक तरफ लॉबी है जो खुद को बचाने के लिए इसे नरम करना चाहती है, दूसरी तरफ वो लॉबी है जो समझती है कि इसको एक कानून रखा जाए ताकि हम इसे ऑपोजिशन और मीडिया को दबाने के लिए इस्तेमाल करें। अभी तक हुकूमत ने अंदरूनी तौर पे कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ कि वो करना क्या चाहते हैं। तो ऐसा एक बात साहब, मैं दोबारा से जो पहला हिस्सा था सवाल का दोहराना चाहूंगा कि किसी किस्म का NFC वार्ड या 18वीं तरमीम पे कोई राब्ता नहीं हुआ और यकतरफा तौर पर हुकूमत स्टेटमेंट्स दे रही है, ये आपका वर्जन है इस पे? जी, हुकूमत ने किसी किस्म का हमसे राब्ता नहीं किया 18वीं तरमीम पे या NFC वार्ड की तरफ किसी भी हुकूमत के एहलकार का या नुमाइंदे का हमसे राब्ता नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं बात साहब, इसमें जो नैब ऑर्डिनेंस की जो बात हो रही है तरमीम की, आज एक मुसव्वदा सामने आया जिस मुसव्वदे के तहत जो गिरफ्तारी का इख्तियार है वो चेयरमैन नैब से वापस ले लिया जाएगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा ये हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी का इस पर अभी वर्जन आना है, तो क्या ये मुसव्वदा आपके इल्म में है, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के इल्म में है कि ऐसी कोई तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं जो आगे जाके मटीरियलाइज हो सकती हैं कि गिरफ्तारी के इख्तियार जो है वो चेयरमैन नैब से वापस ले लिया जाए? देखिए, हमने जब 2-3 माह पहले हुकूमत ने राब्ता किया था तो अपोजिशन ने अपनी तमाम तजावीज़ सेनेट के अंदर जो नया तरमीमी मुसव्वदा या कानून है उसके अंदर सुमोई हुई हैं और हुकूमत से यही कहा था कि आप उनका जायज़ा ले लीजिए, क्योंकि अपोजिशन का नुक्ता नज़र सिर्फ इतना है कि नैब के कानून को जो जनरल मुशर्रफ के दौर में खसूसन इसलिए बनाया गया था कि लोगों को सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ हम आहंग करना चाहिए। देखिए, जो एक दहशत गर्दी का मुजरिम है जिसने बमबारी की हो, जिसने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया हो या जिसने कोई दहशत गर्दी की हो और कत्ल तक के मुकदमात, उनके लिए 14 दिन का रिमांड है, लेकिन नैब के अंदर 90 दिन का रिमांड है जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून से मुतसादिम है। तो हम यही चाहते हैं कि नैब के कानून को, जो पाकिस्तान का आइन है, जो कानून है, उसके साथ हम पल्ला किया जाए और इसके अंदर जो गैर कानूनी इख्तियारात हैं जिनका मकसद सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना है, जिनका मकसद सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करना है, उन्हें ख़त्म होना चाहिए। बाकी हम एक मौसर एहतसाब के निज़ाम पर यकीन रखते हैं और उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक, ऐसा एक बात साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपकी 3-4 दिन पहले एक ट्वीट हुई थी हालिया जो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो तैनातियां की हैं, फेडरल मिनिस्टर साहब लगे हैं, मौन खसूसी साहब लगे हैं, आपने ट्वीट ये की थी कि 2 साल का आपने उसमें एग्जाम्पल लिया था कि जो भी सरकारी ओहदेदार हों वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक किसी भी ओहदे के लिए उनको नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर नासिर जंजुआ साहब रिटायर हुए, आपने अगले ही हफ्ते उनको नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र लगा दिया। ये तजाद क्यों नज़र आ रहा है कि जो आप जो स्टेप लें तो वो ठीक होगा, तहरीक इंसाफ जो ले तो उस पर आपने हर सूरत जो है वो एतराज़ ही उठाना है? थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दें कि तजाद क्यों नज़र आ रहा है, जो काम आपने किया वो उन्होंने भी कर दिया। देखिए, बात यह है कि मैंने किसी ख़ास अपॉइंटमेंट का हवाला नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर वो रिटायर होने के बाद 2 साल का अरसा पूरा नहीं हुआ तो किसी सियासी ओहदे पे फाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। हुकूमत की जो वजारत इत्तलात है उसके लिए मुआवन खसूसी का किरदार एक सियासी ओहदा है। आपको पता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इससे पहले वो फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी। जहाँ तक सिक्योरिटी एडवाइज़र का ताल्लुक है, वो एक पॉलिटिकल ऑफिस नहीं, वो खालिसतन एक सिक्योरिटी का टेक्निकल ऑफिस है। जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसने हुकूमत की हर चीज़ की
तायीद नहीं करनी, उसने हुकूमत का ढोल नहीं बजाना। जो वजारत इत्तलात में शख्स आएगा वो हुकूमत का तर्जुमान होता है और वो उसकी सियासत का भी तर्जुमान होता है। तो इस हवाले से मेरा एक बहुत ही कानूनी सवाल था कि क्या ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि हम ये रवायत रखें, क्योंकि इस तरह से कुछ हमारे कौमी इदारे हैं उनके तशख़्ख़ुस के ऊपर भी मैं समझता हूँ, बैसियत पाकिस्तानी ये मेरी राय है कि उनके तशख़्ख़ुस को सियासत से बालातर रहना चाहिए। उनके तशख़्ख़ुस के हवाले से हमारी कौम के अंदर कोई बदगुमानी नहीं आनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुल्क में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है खुसूसन पंजाब में और सिंध में, उस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 3,500 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं, लेकिन जाम बाक होने वालों की तादाद 335 से तजावुज़ कर चुकी है। खैबर पुख्तूनख्वा के बाद सिंध और पंजाब में भी जाम बाक होने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ एक ही दिन में 29 अमवात सामने आई, जो पाकिस्तान में अब तक एक रोज़ में सामने आने वाली अमवात की रिकॉर्ड तादाद है, जबकि सिंध में भी आज 404 रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो सामने आए। लेकिन हैरानकुन तौर पर पंजाब में नए केसेस की तादाद कम होती जा रही है और मजमूई तौर पर सिंध और पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन एक जितनी रह गई है, जिसकी एक बड़ी वजह सिंध के अलावा दीगर सूबों में तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्ट की तादाद में बतदरीज कमी है। वजारत सेहत के अदाद शुमार पर अगर नजर डाली जाए, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सिंध में रोजाना की बुनियाद पर औसतन तकरीबन 3,000 जबकि पंजाब में सिर्फ 2,000 टेस्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज सिंध में 4,112 जबकि पंजाब में सिर्फ 2,390 टेस्ट हुए। 27 अप्रैल को सिंध में 2,700 जबकि पंजाब में सिर्फ 1,800 टेस्ट हुए, जिनमें निजी लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट भी शामिल हैं। और अब सिंध हुकूमत की जानिब से इस तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि क्या ऐसा किसी मंसूबे के तहत किया जा रहा है ताकि यह तासुर दिया जाए कि बाकी मुल्क में हालात बेहतर हो रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद सहाफ़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठाया, जहां मैं भी मौजूद था, जिन्होंने यह तस्लीम किया कि लॉकडाउन को सारी जिंदगी तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि ऐसा तासुर भी नहीं दिया जाना चाहिए कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है, क्योंकि अब 98% वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन मकामी सतह पर हो रही है। मुराद अली शाह के बकौल रोजाना की बुनियाद पर दीगर सूबों में टेस्ट की तादाद बतदरीज कम होती जा रही है। यही सवाल गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने भी उठाया कि क्या कम टेस्ट करने का मकसद मसनूई तौर पर केसेस की तादाद में कमी जाहिर करना है। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का मौक़िफ़ यह है कि टेस्ट की तादाद में कमी हुई है, लेकिन इसके पीछे असल वजह हिकमत अमली की तब्दीली है। पहले तो हमारा इरादा था कि हम लोग, आपको अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि हम सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन कम्युनिटी सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए आई कि हमारे साथ कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, जो येल यूनिवर्सिटी से और MIT से और हार्वर्ड से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि ये जो हम सैम्पलिंग करने लगे हैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और इसका बेहतर तरीका इख्तियार कर लें, ताकि वो हमें आइंदा के लिए बहुत अच्छी किस्म की नॉलेज दे सकेगी about how to manage this lockdown। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का भी ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि जानबूझकर तादाद कम दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि टेस्टिंग ट्रैकिंग की नई पॉलिसी के तहत आने वाले दिनों में टेस्ट की तादाद कई गुना बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के बकौल ही 30 अप्रैल तक मुल्क में 20,000 से ज़्यादा टेस्ट होने थे। ये दावा उन्होंने बड़ी बात में ही किया था। टारगेट हमारा ये है कि हम 30 अप्रैल तक 20,000 से ज़्यादा डेली टेस्ट कर रहे होंगे और आने वाले यानी 30 अप्रैल के बाद ये नंबर शायद कई फोल्ड और इंक्रीज भी कर जाए। अब ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का जो दावा उन्होंने बड़ी बात में ही किया था कि 20,000 पर डे वो 30 अप्रैल तक ये टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2,000 यानी 4,000 से 2,000 टेस्ट पर पंजाब आ गया है। अगर हुकूमत की जानिब से दिए गए नंबर्स को देखा जाए तो गुज़श्ता दिन 28 अप्रैल को 10,000 टेस्ट भी नहीं हुए सारे मुल्क में, बल्कि तमाम सूबों को मिलाकर 8,500 टेस्ट हुए। और ख़ुद अहम हुकूमती ओहदेदारान के मुताबिक कम केसेस की वजह जो है
वो कम टेस्ट ही हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नई लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जा रही हैं। NDMA के मुताबिक मुल्क में 30,000 टेस्ट की सलाहियत है, लेकिन फिर भी इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं, उसकी असल वजह क्या है, बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद होंगी, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन। बेनज़ीर, आपके पास पहले आएंगे। खुद गवर्नर पंजाब साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा कि केसेस के कम आने की वजह यह है कि हम टेस्ट ही नहीं कर रहे। फिर जफर मिर्जा साहब ने हमारी प्रोग्राम में लास्ट वीक ये कहा कि अप्रैल के एंड तक 20,000 पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो जाएगी। अब अचानक ही डाउनग्रेड कर दिया। सिंध के अलावा सारे सूबों को देखें, तकरीबन हाफ कर दिए उन्होंने टेस्ट, और अपोजिशन इल्जाम ये लगा रही है कि उसकी वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि ज्यादा केसेस शो हो। आपको क्या लग रहा है? आप बड़ा करीब से कवरेज कर रही हैं, पूरे सूबों को तकरीबन आप देख रही हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी, कोई नई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि कम टेस्ट करेंगे हम, जिसकी समझ नहीं आ रही हमें? नहीं आदिल, देखिए मेरे ख्याल से ये इल्ज़ाम गलत है कि पंजाब जो है वो कोई नंबर छुपाने की कोशिश कर रही है। पंजाब की स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आ रही। स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए टेस्टिंग तो बढ़ रही है। पहले हम 300 एक दिन में कर रहे थे, फिर हमने 3,000 की, अब उसकी डबल हो गई है। आज पिछले कल हमने कोई 8,000 टेस्ट किए, लेकिन सिंध में बढ़ रही है, बलूचिस्तान में बढ़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही है, पंजाब में कम हो रही है। अब मैंने इसका जो पता लगाने की कोशिश की कि क्या वजह है कि पिछले 5 दिन से 1,500 से 2,000 हम टेस्ट कर रहे हैं, और पंजाब की अभी कैपेसिटी वजीर आला के मुताबिक 4,200 है, कैपेसिटी है अभी, जो अभी बढ़ेगी 5,000 से 10,000 होगी। तो मुझे जवाब ये मिला, और मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एक मुझे जवाब ये मिला कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, एक जवाब मुझे ये मिला कि अगले हफ्ते से बढ़ जाएगी। ये कोई सही जवाब मुझे इसलिए नहीं मिला। देखिए मैं पिछले हफ्ते एक पंजाब की जो सबसे बड़ी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे जाकर दौरा किया। मैं वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे, डॉक्टर्स थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके पास जो पूरे सूबे से सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग सैंपल्स आ रहे हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स से आ रहे हैं। अब ये क्वारंटीन सेंटर्स क्या हैं? जैसे वो रायवन के इज्तिमा से जो मुंसलिक लोग थे, जायरीन हैं, जो कैदी हैं, वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब कि अभी तक पंजाब ज्यादातर, ये मेरा अंदाजा है, मुझे नहीं पता ये सही है या दुरुस्त है या गलत है, पर अभी तक पंजाब ज्यादातर टेस्टिंग क्वारंटीन सेंटर्स में कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजी कुछ खास थी नहीं कि जो क्वारंटीन सेंटर से जो बाहर आम शहरी हैं उनको कैसे टेस्ट करना है। तो ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी का फेल है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपने लॉकडाउन तो नरमी ले आए, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी किस बुनियाद पे बनाई, कौन से नंबर देके? अगर आपने टेस्ट ही नहीं किए तो आपको पता ही नहीं है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, वहाँ पे कितने केसेस हो सकते हैं, उसको देखें। जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाते, आप सारी मालूमात जमा करके फिर बनाते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन में नरमी लाई जाए क्योंकि केसेस कम है या केसेस में कमी आ रही है। पूरी दुनिया में बाकी ममालिक को देख लें, स्पेन को ले लें, इटली को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, वहाँ पे केसेस में कमी आ रही है, अमवात में कमी आ रही है। तो फिर वो जाके ये फैसला करें कि हम स्कूल खोलेंगे, पब्लिक प्लेसेस खोलेंगे। पाकिस्तान में उल्टा चल रहा है, हमारी टेस्टिंग बढ़ी नहीं है लेकिन हमने लॉकडाउन में नरमी ले आए हैं। अभी तक हम 20,000 तक नहीं गए, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगी आदिल कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि हम ये जो पूल सैम्पलिंग जिसको कहते हैं कि आप 10 सैंपल लें, उनको टेस्ट करें, फिर उसमें से देखें एक एरिया में कि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट है या नहीं है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इससे मेरे ख्याल से टेस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे जाके। अच्छा आरफीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए क्या सिचुएशन है कराची की? आज सीएम साहब ने कुछ जर्नलिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, बड़े तफसील से हमने भी उन्हें कोई 1.5 घंटे सुना। अभी ये बताया जा रहा है कि वहां पे भी लॉकडाउन में कोई नरमी की स्ट्रैटेजी आ रही है, आपके पास उसकी कोई एक्सक्लूसिव मालूमात भी हैं? आदिल, बिल्कुल इस किस्म की इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है कि कराची और सिंध भर में लॉकडाउन में नरमी की जाए। इस हवाले से आज जो कोरोना टास्क फोर्स सिंध की क़ायम है उसका अहम इजलास भी मुनक़िद हुआ था, जिसकी सदारत ख़ुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की है। और ये बात ज़ेर गौर आई है कि सिंध में जो लॉकडाउन है उसमें नरमी लाई जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि इससे कबल ही जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से काफ़ी नरमी दिखाई गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि इस बात पे गौर कर रही थी कि किसी किस्म
लेकिन नरमी नहीं होनी चाहिए और इस लॉकडाउन में सख्त से सख्त हो जाना चाहिए। लेकिन कारोबारी हजरात और दीगर हलकों की जानिब से जो दबाव आता रहा सिंध हुकूमत की जानिब से, वो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत एक कदम पीछे हटी है और अब लॉकडाउन में नरमी के लिए इसके ऊपर गौर करिए। इसका बाकायदा ऐलान जो है वज़ीर आला सिंध हमारी मालूमात के मुताबिक करेंगे। कल वज़ीर आला हाउस में ख़ुद सदर मुमलिकत भी आएंगे, उनके साथ दीगर लोग भी होंगे और वज़ीर आला सिंध इस हवाले से उन्हें जो कोरोना के बारे में मालूमात हैं वो फराहम करेंगे, ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि ये फैसला लेने की जो है वो पाइपलाइन में है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए? क्योंकि अगर नरमी की जाए और लोग तो वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, तामुन नहीं कर रहे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो वजह फिर क्या है कि एक तरफ सिंध हुकूमत को तशवीश है, दूसरी जानिब ये फैसला करने की तैयारी हो रही है? आदिल, मुझे नहीं पता मेरे इस कमेंट के बाद सिंध हुकूमत के जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारी इस बात को लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंध हुकूमत थोड़ी सी थक गई है। लोगों को कन्विंस करते करते, लोगों को अपनी बात समझाते समझाते, या कोरोना वायरस की जो अहमियत है, जो ख़तरात हैं, उसको समझाते समझाते थक गई है और लोग उनकी बात सुनने को शायद तैयार नहीं है, इसलिए वो पीछे एक कदम हट रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब शायद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक मज़ीद हो सकती है खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो सिंध की जानिब से टेस्ट किए जा रहे हैं, अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक 4 दिनों के अंदर कुछ 1400 से ज़ायद केसेस हैं जो कि सामने आ चुके हैं। 1463 केसेस हैं जो सामने आए हैं सिंध भर के अंदर 4 दिन के अंदर, और इस दौरान सिंध भर में 22 अमवात भी हो चुकी हैं। सिर्फ कराची के अंदर 17 अमवात हुई हैं और कराची की जो रेशो है वो तकरीबन 1219 है इन 4 दिनों के अंदर, जो 83% बनता है। तो सूरत हाल कोई बहुत अच्छी हौसला अफजा नहीं है। अब शायद हुकाम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, एक दफ़ा ये हम अलाउ कर देते हैं ताकि कल को जो लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं, बार बार लान तान किया जा रहा है सिंध हुकूमत को, कम अज़ कम सिंध हुकूमत को अब उस चीज़ से जान छुटेगी। अगर खुदा खास्ता कोई हालात ख़राब होते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर ये जिम्मेदारी आम लोगों पर या उन लोगों पर या उन हलकों के ऊपर होगी कि जो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि सिंध के अंदर जो लॉकडाउन है वो बिला वजह है, उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए या कमी लाया जाए। पीछे हटने के लिए तैयार है सैयद आरफीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर शाह सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको लिए चलेंगे इंडिया, जहाँ पर अमेरिका की जानिब से एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है कि जहाँ पर इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, खुसूसन कोरोना वायरस को मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है। बड़ी एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि आंखें खोलने के लिए काफ़ी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, खुसूसन नरेंद्र मोदी के लिए। ब्रेक के बाद उस पर तफसीली बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कई दहाइयों से इंडिया में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों से बरता जाने वाला नारवा सलूक दुनिया भर के सामने होने के बावजूद भी पोशीदा रहा। ताहम अब इंडिया की नाम नहाद जमहूरियत की तरह इंडिया का सेकुलर तशख़्ख़ुस भी मुसलसल बेनकाब होता जा रहा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद दुनिया भर से इंडिया की मज़म्मत और मज़ाहमत में भी तेज़ी आ रही है। आज भी इंडिया के सफारती मास पर इंडिया को बड़ा धचका लगा। अमरीका ने 2004 के बाद पहली बार इंडिया को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी या USCIRF की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंडिया मजहबी आज़ादी के नक्शे में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है। मजहबी आज़ादी की मुमकिन अमरीकी रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि सबसे गिरी हुई और सबसे ख़तरनाक हद तक बिगड़ती सूरत हाल मज़हब के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में जो है वो इस वक्त है, और भारत को ख़ास तशवीश वाला मुल्क जो है वो करार दिया जाए। We've been seeing trends in India. They've been on what was our tier 2 list because of problems, and they're trending in a very problematic and troubling way. We're seeing, again, we're seeing this systematic, ongoing and egregious violation of religious freedom, both by the state and by non-state entities that they're allowing it to happen. We've seen the citizenship, essentially registration law that was put into place at the end. रिपोर्ट में भारतीय शरीयत तरमीमी बिल के अलावा गायें ज़बह करने और मज़हब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम पर बड़ी सख्त तनकीद की गई है। आपको याद दिलाते चले कि ख़ास तशवीश वाला मुल्क एक ऐसा दर्जा है जो अमरीकी बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट 1998 के तहत अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से उस मुल्क को दिया जाता है
है जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो। इंडिया के खिलाफ तशद्दुद या जुल्म, गैर इंसानी सलूक, तजलील और सज़ा के इल्ज़ामात हैं, जिसमें बगैर किसी इल्ज़ाम के तवील हिरासत में रखना वगैरह शामिल है। जिन ममालिक को यह दर्जा दिया जाता है उनके खिलाफ मजीद एक्शन होते हैं, जिनमें अमरीका की जानिब से माशी पाबंदियां भी शामिल हैं। इंडिया को मिलने वाले इस धचके के पीछे गुज़श्ता बरस होने वाले जो इंडिया में गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम हैं वो हैं जिन्होंने इंडिया में अक़लियतों को जो है वो मुसलसल गैर महफूज बना रखा है गुज़श्ता साल से। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में अक़लियतों और बिलखुसूस मुस्लिम कुश कार्रवाइयों का सिलसिला रुकने की बजाय मजीद तेज तर होता जा रहा है। अगर माजी को झांका जाए तो 70 बरस से मकबूजा कश्मीर पर जबरी तसल्लुत रखने के बावजूद गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को इंडिया ने वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जाबिराना और एक गासिबाना इक़दाम उठाया और मकबूजा कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन है, जबकि रवा माह में इंडियन सरकार की जानिब से 3 लाख गैर मकामी अफराद को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए, जिस पर कश्मीरियों के एहतजाज के बायस इंडियन फौजियों ने गुज़श्ता हफ्ते से आज तक 19 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। इसके बाद रवा बरस 11 दिसंबर को मोदी हुकूमत ने अपने शहरों और गाँव में बसने वाले मुसलमानों का भी मुतनाज़ा शरीयत कानून के तहत मुहासबे का सिलसिला एक शुरू किया, जिसके तहत बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आने वाले तमाम शहरियों को शरीयत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं, इन ममालिक के मुसलमान शहरियों को नहीं दी जाएगी। उन लाखों मुसलमानों को हिरासती मराकज़ में महसूर करने की तैयारी की जा रही है। गोगे नरेंद्र मोदी इन हिरासती मराकज़ की तैयारी से इनकारी हैं, लेकिन रवा माही अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री ने उनके झूठ का पोल खोल डाला। This detention center in India's Assam state is set to open in a few months. But India's Prime Minister, Narendra Modi, says it doesn't even exist. उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Well, this one is real, and we went to the remote northeast corner of India to see it for ourselves. State officials and workers told us this compound will house up to 3,000 detainees, people who are declared foreigners. But here's the thing. Many of the people likely to be held here might not even be foreigners at all. The fear is that most of them will be Muslim. ताहम अब भी नरेंद्र मोदी हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं, बल्कि मुसलमानों का अरसा हयात तंग करने का सिलसिला जूं का तूं जारी है। दुनिया भर की तरह इंडिया में भी फैलने वाली कोरोना वबा का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया गया। नई दिल्ली में तबलीगी जमात के 4000 से ज़ायद अफराद को कोविड-19 वायरस से मुतासिर होना जो है वो इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक नई मुहिम का बायस बन चुका है। कई टीवी चैनल्स ने इसे मुल्क में कोरोना फैलाने की दानिस्ता साजिश करार दिया, किसी ने इस वाक़े को नाम नेहाद जहाद करार दिया। टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने जाने का असर यह हुआ कि कई गांव, कस्बों और शहरों में मुसलमान सब्जी फरोश और दुकानदारों से सौदा लेना तक बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुसलमानों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इस्लामोफोबिया के बायस हॉस्पिटल्स ने कोरोना से मुतासरा मुसलमान मरीजों के इलाज से माजरत कर ली है। इसी तरह अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुस्लिम मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया, जबकि मेरठ के एक कैंसर हॉस्पिटल ने मुस्लिम मरीजों का कोरोना के टेस्ट के बगैर इलाज से इनकार कर दिया है। सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुदाखलत करनी पड़ी और ट्वीट में कहना पड़ा कि कोविड-19 किसी पर हमला करते वक्त नस्ल, मजहब, रंग, जात, जुबान और सरहद नहीं देखता, लेकिन इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ फैले जाने वाली नफरत खलीजी मुल्कों में भी पहुंच चुकी है, जहां काम करने वाले इंडियन शहरियों ने मुसलमानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में शारजा के ही शाही खानदान की जानिब से भारतीय शहरियों को खबरदार किया गया। जबकि आज ही मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही खानदान की शहजादी अल कासिमी ने अमरीकी इदारे की रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इंडिया में नाजी नजरिए के तहत मुसलमानों और ईसाइयों पर होने वाले तशद्दुद का दुनिया ने भी नोटिस ले लिया है
उन्होंने मुस्लिम होलोकॉस्ट रोकने का मुतालबा भी किया। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC में इंसानी हुकूक की OIC की जो कमीशन है, उन्होंने एक ट्वीट में यह कहा कि वो हिंदुस्तान पर जोर देते हैं कि वहाँ पर बढ़ते हुए इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को काबू करने और हुकूक इंसानी के बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों के तहत मज़लूम मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी अब मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराने का रवैया और तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बैनुल-अक़वामी हुकूमतों, अफराद और इदारों की जानिब से इंडिया को ज़ुबानी खबरदार किया जाना ही क्या काफ़ी है, या इंडिया में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों का इस्तेसाल रुकवाने के लिए अब अमली इक़दामात और बैनुल-अक़वामी एक्शन का वक्त जो है उसकी ज़रूरत आ चुकी है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।